हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी के 2020 में आए क्वेश्चन जीएस 2 में क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने इसके दो वीडियोस आए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कवर कर लिया है पूरी डिटेल में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इसको कवर करने के बाद आपको वो वीडियो भी देखना है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपके विचार में सहयोग, स्पर्धा और संघर्ष ने किस सीमा तक भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। ठीक है, किस प्रकार किस सीमा तक आकार दिया है, उदाहरण सहित बताना है। तो देखिए इस वाले में हमें जो डायमेंशंस दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि सहयोग यानी कि जो राज्यों के बीच में होने वाला सहयोग है और केंद्र के बीच होने वाला सहयोग, यानी कि केंद्र और केंद्र के राज्य के बीच में क्या सहयोग हो रहा है इसके बारे में, और राज्यों के बीच में जो स्पर्धा हो रही है यानी कॉम्पिटिशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है और जो उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। ठीक है, उसने क्या कर रखा है, किस प्रकार भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है। यानी कि हमारा जो संघ है और पूरे संघ को मिलाकर महासंघ यानी भारत को महासंघ बोल रखा है, वो किस प्रकार किस सीमा तक आकार दिया है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि क्या भारत में केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी स्पर्धा हो रही है, जो सहयोग हो रहा है या जो संघर्ष हो रहा है, क्या इससे कुछ संघर्ष बढ़कर सामने आ रहा है या इससे सहयोग बढ़कर सामने आया या इससे क्या हो रखा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। ठीक है, स्पर्धा है दोनों में। किस तरह का हमारा महासंघ बना है, ठीक है, एक व्यापक स्तर पर बना है या सिकुड़ कर रह गया है। ठीक है, इसको हमें पूरे तरीके से समझाना है इनको। तो यहाँ पर हमें उदाहरण सहित बोला, यानी कि एग्जाम्पल भी देना है और एग्जाम्पल आपको हालिया उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल हालिया देना है कि आपने कहीं देखा हो कि राज्य और केंद्र के बीच में जो भी मतभेद चल रहा हो, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा यहाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है, तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया जैसे आपको 3 चीजों के बारे में इसमें डिमांड है और उसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है कि किस सीमा तक आकार दिया है और उसको हमें बताना है कि आकार दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जो भारत था, यहाँ पे मैं आपको बताऊं भारत, ठीक है, जो हमारा भारत है वो स्वतंत्रता के बाद क्या है, अर्धसंघीय ढांचा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अर्धसंघीय ढांचे को अपनाया था। ये अर्धसंघीय ढांचा क्या है दोस्तों, यानी कि हमारा भारत जो है वो पूरी तरह संघात्मक नहीं है, यानी कि संघीय नहीं है, अर्धसंघीय है। ठीक है, पूरी तरह संघात्मक नहीं है, अर्धसंघीय है। तो हमारे भारत ने क्या किया, अर्धसंघीय ढांचे को अपनाया। लेकिन इसमें क्या था, जो परिसंघ था यानी कि जो फेडरल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, फेडरल कहते हैं। जो फेडरल था इसको भारत के संविधान में स्थान नहीं दिया, यानी कि भारत के संविधान में ये नहीं है, इसको आपको याद रखना है। भारत के संविधान में फेडरल वर्ड नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र है हमारे भारत की, उसमें परिसंघ के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक संविधान है इसमें ये परिसंघ वर्ड नहीं है, परिसंघ वर्ड नहीं है, बट जो लोकतंत्र में यूज होता है उसमें हमारा परिसंघ को मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है तो यहाँ परिसंघ को मान्यता दिया गया है। अब ये परिसंघ क्या है, तो परिसंघ का मतलब हो गया संघों के बीच में जो, जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्य हैं, ये अलग अलग राज्य मिलकर क्या करेगा, एक संघ बनाएगा। ठीक है, इसी को परिसंघ कहा गया, फेडरल स्टेट। ठीक है, जहां पर सारे राज्य मिलकर एक किसी व्यापक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जो भारत में, यहाँ पे देखते हैं भारत में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें भी क्या है दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों की सीमा, प्रशासनिक कार्य, यहाँ पर कार्यों की जो प्रक्रिया है वो भी परिसंघीय होगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए वैसे तो हमारा जो संविधान है वो परिसंघात्मक ढांचे को नहीं अपनाता है, बट क्योंकि हमारा देश लोकतंत्रात्मक है तो लोकतंत्र में होने के कारण हम क्या करते हैं, परिसंघ को फॉलो करते हैं, यानी उसको मान्यता देते हैं। इसीलिए जो हमारे कार्य है, प्रशासन के स्तर पर जो कार्य है उसमें भी क्या किया गया है, उसकी भी प्रक्रिया को परिसंघात्मक रखा गया है, यानी परिसंघीय रखा गया है। ठीक है, जिसे कई बार हम लोग क्या कह देते हैं, जिसे हम लोग कई बार बोलते हैं सहयोगी संघवाद, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसको इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहयोगी संघवाद। परिसंघीय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक है धागा, ठीक है, और ये हमारे इसके अंदर मोती है। ठीक है, मोती है ये, तो जो हमारा केंद्र है ना वो एक धागा के समान है, वो एक धागे के समान है, और ये जो मोती दिख रहे हैं ये आपका राज्य है। तो फेडरल का मतलब क्या होता है, जब केंद्र और राज्य किसी व्यापक उद्देश्य के लिए एक साथ, एक हित में एक साथ एक दूसरे को संभाल कर, एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं परिसंघ है। ठीक है, तो भारत में क्या है, जो प्रशासनिक कार्य होता है ना वो भी, उसकी भी ढांचा परिसंघात्मक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, सहयोगी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, या इसी को क्या कह देते हैं,
प्रतिस्पर्धी संघवाद, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये भी कहते हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे सहयोगी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, तो उसमें क्या होता है, जो भारत के प्रशासनिक कार्य इनकी प्रक्रिया को जो हमारा परिसंघीय ढांचा अपनाया गया, परिसंघीय का मतलब है जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो चूंकि सहयोग की भावना हो रही है केंद्र और राज्य में, और संघवाद का मतलब है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, तो जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध है, सहयोग का संबंध है, उसी को बोलेंगे सहयोगी संघवाद, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत है, ठीक है, भारत में ये प्रतिस्पर्धी संघवाद है और सहयोगी संघवाद है, ठीक है, और सहयोग के बावजूद भी जो प्रतिस्पर्धा है और विवाद है, ये क्या है, भारत संविधान का एक अलग से बोल सकते हैं एक विशेषता बन गया है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप सहयोग देखते हैं राज्यों के बीच में, राज्य के बीच में आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में सहयोग भी होता है, वहीं कई बार देखा होगा कि आप राज्य के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ विवाद भी चलते रहते हैं, वहीं केंद्र और राज्य के बीच में भी ऐसा ही होता है। तो भारत एक तरफ तो सहयोगी संघवाद को अपनाता है, वहीं दूसरी ओर क्या है, प्रतिस्पर्धा भी रहता है और विवाद भी होते हैं, ठीक है। विवाद और प्रतिस्पर्धा किस स्तर पर, केंद्र और राज्य स्तर पर होता है, और राज्य स्तर पर भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, जो क्षेत्रीय दल है यानी कि छोटे छोटे जो पार्टियां हैं या क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, जो दल हैं उनका उदय, ठीक है, गठबंधन सरकार का, जो बोल सकते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है, जैसे इंडिया अलायंस अभी बनी है, तो गठबंधन सरकार जो है वो, या वैचारिक राजनीति के बदलते सुर। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र स्तर पर उदय हो रहा है, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी थी, वो स्टार्टिंग में दिल्ली में चुनाव लड़ी थी, बट अब क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में गई, जिससे उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। वहीं कहीं गठबंधन सरकार, जैसे अभी इंडिया अलायंस है, ठीक है, तो वो भी क्या है, गठबंधन सरकार का एक उदाहरण है, ठीक। वैसे ही कई सारे जो सरकार हैं वो गठबंधन करते हैं अपने आप को बहुमत में लाने के लिए। वहीं वैचारिक राजनीति के बदलते सुर, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए विचारों के स्तर पर अभी देख रहे हैं, आपको अभी आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा कुछ मेंटेलिटी बन पड़ा है कि जो ये क्या नाम है, बीजेपी है, वो हिंदुओं के पक्ष में, और जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों के पक्ष में, एक ऐसा विचारधारा आ गया है। सच बताएं तो संघवाद के लिए ये विचारधारा सही नहीं है, ठीक है, हर एक पार्टी को निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक। एक स्तर पर अगर आप किसी भी चीजों को बढ़ा कर ले जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, अति होने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है व्यवस्था में, ठीक है, व्यवस्था का ढांचा बदलता है। तो ये हमारा जो है गठबंधन सरकार का जो गठन हुआ, या वैचारिक राजनीति के जो बदलते सुर हैं, या जो न्यायपालिका की सक्रियता है, जैसे आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायपालिका की सक्रियता, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की सक्रियता, ठीक है। इससे क्या हुआ है, इन सब चीजों से क्या है, भारत में जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है या जो सहयोगी संघवाद है वो क्या है, बहुत समय से संघर्ष में है। जैसे मान लीजिए सहयोगी संघवाद का मतलब हो गया, 2 राज्यों के बीच में अगर मान लीजिए कोई किसी चीज को लेकर, यार पानी के, जैसे पानी विवाद है, ठीक है, कृष्णा नदी जल विवाद मान लीजिए, या कावेरी नदी जल विवाद, तो मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में है, तो उससे क्या होता है, उससे क्षेत्र दल का एक तो उदय हो गया, एक गठबंधन सरकार है, और जो वैचारिक स्थिति पर लोगों का जो राजनीति है उसमें बदलते सुर है, तो इससे क्या है, जो हमारा सहयोगी संवाद है उस ढांचे को क्या करता है, ठेस पहुंचता है। जैसे मान लीजिए पहले जब तक पानी बह रहा था दोनों राज्यों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में संबंध जो थे अच्छे थे, बट इस पानी के कारण क्या हुआ, इनके बीच में विवाद आ गया, जिससे सहयोगी संवाद में क्या हुआ, जो हमारा संघर्ष की अवधारणा है वो विकसित हो गई, ठीक है। इसको आपको ऐसे करके समझना होगा, ठीक। अब देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें आपको इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अब करना क्या है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे कैसे है, ठीक है, ये बताना है। तो हम हेडिंग डालेंगे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो राज्य के बीच में एक दूसरे को लेकर, यानी कि विकास को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है वो कैसे कैसे है। तो पहला इसका उदाहरण जो है वो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत अच्छा उदाहरण है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। अब ये क्या था, इसमें क्या था, जो 115 जो जिले थे, जो कि जैसे बोल सकते हैं सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े 115 जिले थे, उसको जो विकास की राह पर ले जाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था। 115 जो पिछड़े जिले थे, ठीक है, याद रखना है, पिछड़े जिले, ये 115 टोटल, ठीक है, इनको क्या किया, विकास के राह पर लाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, ठीक है, विकास पर लाने के लिए। अब एक बार बताएं कि जो 115 जिले हैं, जरूरी तो है ना एक ही राज्य से होंगे, बहुत सारे राज्यों से होंगे,
तो अब क्या है, इनके बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना हुई। जैसे मान लीजिए ये एक राज्य, ये एक राज्य, ये एक राज्य। अब सभी राज्यों में क्या है, जो इन लोगों को विकास के स्तर पर इन सबको उठाने के लिए क्या किया गया, एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया। ठीक, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या था, इनमें इसका उद्देश्य था जो जिलों के बीच में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा है ना, जिलों के बीच में विकास के लिए प्रतिस्पर्धा, यानी कि कौन सा जिला किस स्तर पर विकास को बढ़ावा दे सकता है, किस स्तर पर वो विकास को बढ़ाता है और मान लो लोगों में क्या करता है, एक अच्छी भावना उत्पन्न करता है। तो इसमें है जिलों के बीच में विकास की प्रतिस्पर्धा पैदा करना। एक तो उद्देश्य इसका ये था, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, दूसरा उद्देश्य हो सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, जो कि अभी खत्म हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसको भी बढ़ावा मिलता है। अगर आपको ये नहीं लिखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप बता सकते हैं कि जो सृजनात्मक क्षमता है, ठीक है, सृजनात्मक यानी कि राज्यों की सृजनात्मक क्षमता, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, वो अगर बेहतर स्तर पर काम करता है तो जाहिर सी बात है उसको क्या है, उस स्तर पर उसका उसको जो बोल सकते हैं कि प्राइज मिलना चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट में जो मान लो कि जो कोई भी राज्य अच्छा काम करता है तो उसको उस स्तर पर उसको क्या है, महत्व तो मिलना चाहिए। तो ये हमारा पहला, ये दो हमारे पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होगा सहयोगी संघवाद। अब इसमें हमने जैसे देख लिया है प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ पे सहयोगी संघवाद में हमने देखा है ये क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको अलग पॉइंट बना दिया, सहयोगी संघवाद। सहयोगी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सहयोगी का मतलब हो गया कि केंद्र और राज्य अब क्या कर रहे हैं, या राज्य और राज्य क्या है, एक दूसरे से मित्रता के भूमिका में, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करना चाह रहे हैं। तो ये किन किन स्तर पर देखा जाएगा, तो केंद्र और राज्य स्तर पर और राज्य और राज्य स्तर पर, इन्हीं आधार पर देखा जा सकता है इसको। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे जो केंद्र है और राज्य है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या कर रखे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई भी समस्या का हल सुलझाने का प्रयास करते हैं ना, का साथ देकर समस्या का हल सुलझाते हैं। जैसे कि हमने कोविड के स्थिति में देखा था, ठीक है, समस्या का हल, क्योंकि कोविड के टाइम में क्या था, वैक्सीन जो मिला था हर एक राज्यों को, तो उसमें क्या, अगर व्यवस्था इतनी बड़ी है तो अगर कोई राज्य मान लो कि उस पर सहयोग नहीं देगा तो सीधी सी बात है वहां राज्य में जितने भी लोग हैं वो एक तो क्षति उसमें मरेंगे और काफी सारे अलग राज्यों में भी इससे क्या है, गलत संदेश जाएगा। तो उस समय कोविड के टाइम में हमने देखा था कि केंद्र और राज्य मिलकर काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन किया था, ठीक है उन्होंने। तो ये एक सहयोगी संवाद का भूमिका है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो राष्ट्र नीति निर्माण है, ठीक है, राष्ट्र नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में, ठीक है, और उसके कार्यान्वयन में राज्यों की भागीदारी। अब ये अगर मान लीजिए अगर हम कोई राष्ट्र नीति बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एनआरसी या कोई भी ऐसा नीति बन रहा है, ठीक है, जो कि केंद्र स्तर पर बन रहा है, अगर मान लीजिए उस केंद्र स्तर पर बनने से अगर किसी राज्य को क्षति पहुंचती है तो राज्य उसका विरोध करेगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा इशू दिखता है कि मान लीजिए कोई एक इस तरह से कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सीए था, एनआरसी था, तो उसपे क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट उन्होंने बवाल मचाया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कई सारे ऐसे स्टेट जो है उसमें आपको क्या बोलेंगे, गलत बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी को देखकर सभी राज्यों की भागीदारी के साथ, यानी कि मैक्सिमम राज्यों की भागीदारी के साथ इस चीजों को जो राष्ट्र नीति निर्माण में है उसको अमल में लाया जाना चाहिए, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि जो मान लो संघर्ष है ना उसको खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो राज्य और केंद्र के बीच में अगर संघर्ष रह गया कोई भी राष्ट्र नीति को लेकर, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिनों पहले वो आया था किसान विद्रोह, ठीक है, किसान में हमारा एक्ट आया था अलग अलग 3, तो इसमें क्या है, इसको खत्म कर दिया गया बाद में। अब ये सही है या गलत है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इसको खत्म किया गया क्योंकि कई सारे दबाव समूह या कई सारे किसान संगठन ने इसका विरोध किया था, कई सारे राज्यों ने विरोध किया, तो इसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। ऐसा ही कोई चीज अगर आता है ना मान लो, तो अगर उसके ऊपर विरोध होता है तो उसमें क्या है, राष्ट्र नीति निर्माण में देखना पड़ता है कि राज्य इसका विरोध कर रही है या भागीदार कर रही है। अगर भागीदारी है, अगर उसका सहायता करती है तो उसको हम बोलेंगे सहयोगी संघवाद, ठीक है, याद रखना। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा इसी में, आपदा, आपदा में तत्परता, ठीक है, केंद्र राज्य की तत्परता। आपने कई बार देखा होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई आपदा आती है ना, तो उसमें चाहे कुछ भी हो, हमारे देश में ये काफी ठीक ठाक चीजें हैं कि आपदा के स्तर पे वो लोग कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति करने से बचते हैं, ठीक है, सारे लोग नहीं है लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि उससे बचते हैं।
तो यहाँ पर क्या केंद्र और राज्य स्तर पर इसमें आपदा के टाइम में या कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस मुद्दे पर, या मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन, उस मुद्दे पर, ठीक है, इन सब चीजों पर क्या है केंद्र और राज्य के बीच में अगर सहयोगी संवाद का भावना उत्पन्न होता है तो ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्य स्तर पर चाहिए कि जलवायु परिवर्तन या कोई भी बड़ा जो भी मामला है, ठीक है, चाहे वो भुखमरी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो उस मामले में केंद्र और राज्य के बीच में क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो याद रखना है कि बड़े स्केल पर इस व्यवस्था को, यानी कि कोई भी पॉलिसी को बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बोलना बड़ा आसान होता है लेकिन बड़े स्केल पर किसी भी राज्य में उस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई चीज राष्ट्रनीति का निर्माण हुआ और मान लो कोई राज्य उसका विरोध कर दे और आपने क्या किया, केंद्र स्तर पर आपने उसको लागू कर दिया हर एक राज्यों में, तो उस राज्य में क्या हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, है ना। तो आपका मान लो सेना वहां पर क्षति होगा या बहुत सारे लोग वहां मरेंगे, तो इससे क्या है हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए केंद्र राज्य स्तर में आपदा में तत्परता जो कि हमारे देश में है वो काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए संघ और राज्य है, ठीक है, इसमें क्या है संविधान की जैसे 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें दिया गया है कि इसके आधार पर दोनों क्या है एक दूसरे का मदद करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, दोनों का सहयोग करने के लिए बाध्य हैं। आपने 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी, करने के लिए बाध्य। तो 7वीं अनुसूची में क्या है कि संघ और राज्य, ठीक है, इन अनुसूचियों पर क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और सहयोग करने से क्या होता है दोनों में एक सहयोगी भावना उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सहयोगी संघवाद विकसित हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विकसित हो रहा है। और क्या हो सकता है इसी आधार पर, जैसे मान लीजिए आतंकवाद, घुसपैठ, इन आधार पर भी हमने देखा है, ठीक है, या संगठित कोई अपराध होता है, ठीक है, या बड़े स्केल पर जैसा भी इजराइल में हुआ था, है ना, संगठित अपराध, कहीं जैसे हमास ग्रुप ने मिलकर क्या किया था। अब वो देखिए सबकी अपनी विचारधारा है, कोई इसको आतंकवादी मानता है, कोई नहीं मानता है, तो हमें उस डिबेट में नहीं जाना है कि आतंकवादी है नहीं है। हाँ गलत किया ये बात सही है, और गलत किया तो मानव के तौर पर अगर कोई गलत कर रहा है किसी के साथ भी तो वो सही नहीं है, मानवता के स्तर पर तो नहीं है। तो हमने क्या देखा, आतंकवाद, घुसपैठ और संगठित अपराध में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या होती है, एक संतुलन है, ठीक है, हमारे देश में सहयोग की भावना होती है, ठीक। जैसे हमने एक कोविड का एग्जांपल लिया था, तो कोविड का एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोविड-19 के जो मैंने आपको बताया था, कोविड-19 में इन दोनों के बीच में क्या था, एक सहयोग की भावना विकसित हुई थी, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आप सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुआ था, ठीक है, बालाकोट में, और इन सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य स्तर पर काफी स्तर पर सहयोग की भावना थी, ठीक है। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं जो कि केंद्र और राज्य के बीच में जो सहयोगी भावना है, यानी कि सहयोगी संघवाद की भावना को बढ़ाती है, ठीक है, उसको अच्छा मजबूत करती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। और लॉकडाउन के केस में भी आपने देखा होगा कि कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई दूसरा मजदूर एक जगह से दूसरे जगह चला गया, है ना, तो प्रवासी मजदूर अगर मान लो यहाँ से जा रहा है और उसका राशन कार्ड में क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड तब लाया गया था, उसमें क्या था, वन नेशन वन राशन कार्ड में कि एक आदमी अगर मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो इसमें एक मतलब एक इम्प्लीमेंट ऐसा किया गया काम कि मान लो कि वहां से दूसरे राज्य में जाने पर भी उसको वो अनाज मिल सकेगा अगर उसने उस राज्य में उसको अनाज नहीं मिला था। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर था और लॉकडाउन के बाद यहाँ फंस गया वो, तो उसको इस ए राज्य से जो अनाज मिला था वो बी राज्य से भी उतना ही मात्रा में, उतना ही अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा स्तर हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये भी हमारा जो है सहयोगी संवाद को, भावना को जो मजबूत बना रही है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये क्या क्या सहयोग है। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में विवाद क्या है, केंद्र और राज्य स्तर पर क्या विवाद है या क्या संघर्ष है, क्योंकि हमारा पॉइंट ये भी था एक सहयोग और विवाद संघर्ष। तो विवाद और संघर्ष क्या है, तो जैसा कि आपका मुद्दा, ठीक है, क्या था, जो जीएसटी था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें हर एक राज्यों को केंद्र सरकार ने क्या बोला था कि आपको ना हम आप जीएसटी अप्लाई कीजिए, आपको हम एक लमसम अमाउंट, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आप मान लीजिए एक अमाउंट में, एक स्लैब में जैसे मान लीजिए अलग अलग परसेंटेज है, तो मान लीजिए 5% रखा, मान लीजिए 8% इनका राज्यों का क्षति हो रहा है, यानी 3% लग रहा है राज्यों को अपने ओर से, तो गवर्नमेंट ने बोला 3% जैसे मान लीजिए हम देंगे अपनी तरफ से, इस तरह से तो गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार था वो उन्होंने बोला था, ठीक। लेकिन क्या हुआ, जब बाद में जीएसटी भरपाई का मुद्दा आया तो उन्होंने इसे डायरेक्ट ऐसे करके मना किया, या तो बोला आपने क्या है इंस्टॉलमेंट के रूप में लीजिए, अलग अलग करके, छोटा करके, नहीं तो आपको इतने दिनों का हम परसेंटेज जो है ये नहीं देंगे, या इतने सालों तक ही देंगे, आगे तक नहीं बढ़ाएंगे। तो इस पे क्या हुआ, जीएसटी भरपाई के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ गए थे, ठीक है। तो ये एक हमारा जो मामला है ये था, ठीक है। और कृषि कानून जैसे मैंने आपको बताया ही था,
तो लिख सकते हैं ये भी विवाद था नए कृषि कानून। इसमें भी क्या हुआ था, कुछ राज्यों ने जैसे पंजाब था, कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा था जैसे, उसमें कुछ हरियाणा के जैसे किसान संगठन थे और पंजाब से थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये कानून नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी क्या हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, सीए और एनआरसी। देखिए होता क्या है ना, जैसे आपने पॉइंट्स याद कर लिए ना रिवाइज, तो आप दिमाग लगा के कहीं ना कहीं उन चीजों को लिख सकते हैं लिंक करके, ठीक है। बस लिखने का कला आना चाहिए, ठीक है, आप लिख ही लेंगे आराम से। तो सीए और एनआरसी, इनके मुद्दे पर भी क्या हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में विरोध हुआ था, क्योंकि आपने देखा कि नागरिकता का जो संबंध है ना वो किस सूची से है, वो संघीय सूची से है, ठीक है, संघीय सूची से। लेकिन जो राज्य सरकार है वो भी सीए का विरोध कर रही है। वैसे क्या है, नागरिकता किसका विषय है, नागरिकता है हमारा संघीय सूची का विषय, यानी कि केंद्र स्तर पर संघीय सूची, ठीक है। तो इसमें क्या है, केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने की पूरी छूट है, ठीक है, इन विषयों पर। लेकिन हमने देखा था कि कई जो राज्य सरकार थे उन्होंने भी सीए का विरोध किया था, ठीक है, उन्होंने भी सीए का विरोध किया था और उसे लागू नहीं करने की बात किया था कि इसको लागू नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्र स्तर की शक्ति है और राज्य इसका विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो रहा, संघर्ष हो रहा है। तो ये भी एक संघर्ष का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। और भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो पानी का मुद्दा होता है, कृष्णा नदी कावेरी नदी जल विवाद, लेकिन ये राज्यों के बीच में है, तो इसका केंद्र और केंद्र स्तर पर तो नहीं दे सकते, लेकिन आप राज्य और राज्य स्तर पर भी इसका विवाद दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जो हमारा निष्कर्ष होगा इसमें, यहाँ पर लिख लेते हैं निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि जो भारत है, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको जो आंसर होगा ना लास्ट में उसका निष्कर्ष, उसमें बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि हाँ भाई अब ये लागू कर देना चाहिए या विरोध की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है, दोनों के बीच में संतुलन, राज्यों की भी बात सुननी चाहिए, केंद्र की भी, और एक दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हुए एक ऐसा विचार लाना चाहिए जो दोनों स्तर तक बिल्कुल एक दूसरे को संतुलित कर दे और संतुष्ट कर दे, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं, जैसे भारत में जो नीति निर्माण की दिशा में सहयोगी संघवाद है और जो प्रतिस्पर्धी संघवाद है, ठीक है, इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसकी कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। तो इसके जो उपलब्धियां उसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आने वाले दशकों में भी जो भारत की समृद्धि में इसका योगदान तो रहेगा ही, है ना। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो किसी भी मुद्दे पर मतभेद होता है, जो कि संघात्मक सरकार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है ना, क्योंकि अगर मुद्दे पे अगर मान लो कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है, टेंशन को बढ़ावा देगा, ठीक है, वो केंद्र और राज्य स्तर पर अच्छा नहीं है। अतः क्या होना चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल की अनिवार्यता है, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया है आपको, तालमेल याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में बैलेंस अप्रोच आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस अप्रोच नहीं लेकर चल रहे हैं तो आप क्वेश्चन को एक अति की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए, आप जो चीज को सही मान के चल रहे हैं हो सकता है वो गलत हो, तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना। क्या पता आपने उसको सही माना वो गलत था, क्या पता आपने गलत माना वो सही था। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस अप्रोच लेकर चलते हैं, क्योंकि हमें ना इधर जाना है ना इधर जाना है, हमें बीच में रहना है, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारा आंसर संतुलित रहता है, ठीक। तो इस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल एनालिसिस पूरा पोस्टमार्टम के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भेजिए अपने दोस्तों के पास। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कम से कम जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप मैसेज करिए, ठीक है, मैसेज करिए, और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ये भी आप बताइए हमें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इसको पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए और इसको लिख कर देखिए, ठीक है, कॉपी पर लिख के देखिए रिवाइज करने के बाद।